हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे लेक्चर नंबर 45, ये आपका लेक्चर नंबर 46 है। तो पोटेंशियल स्टेप के बारे में देख रहे थे। तो आपका परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड और जे ट्रांसमिशन की ज़रूरत थी, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके थे। किसकी सहायता से? साई इंसिडेंट, साई रिफ्लेक्टेड और साई ट्रांसमिशन की सहायता से। तो आपके पास जे रिफ्लेक्टेड है, जे ट्रांसमिशन है और जे इंसिडेंट है। तो आप आर और टी के वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, अगर मैं परावर्तन गुणांक आर कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या जरूरत है मेरे को? जे रिफ्लेक्टेड की और जे इंसिडेंट की। जे रिफ्लेक्टेड है आपका माइनस एच कट के अपॉन एम बी स्क्वायर, और जे इंसिडेंट क्या है? एच कट के अपॉन एम ए स्क्वायर के बराबर। यानी क्या हो जाएगा? मोड है, पहली बात तो मोड है तो माइनस वाली टर्म तो आएगी नहीं, और प्रायिकता अपन जानते हैं नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आती है। प्रायिकता गुणांक में नेगेटिव आएगा नहीं, क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो ठीक है, जे रिफ्लेक्टेड आएगा आपका माइनस एच कट के अपॉन एम बी अपॉन जे इंसिडेंट क्या है? एच कट के अपॉन एम ए। इस पे लगा दिया मॉड, और ये हो गया आपका स्क्वायर। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको बताते हैं आगे। तो पहली बात तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा मोड के बाहर आते ही, ठीक है। और एच कट के अपॉन एम से एच कट के अपॉन एम कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? आर का वैल्यू आपका बचेगा बी अपॉन ए के मोड का होल स्क्वायर। जब भी आप जे रिफ्लेक्टेड और जे इंसिडेंट के वैल्यू लिखोगे तो हमेशा आप लिखोगे ऐसे, मोड का होल स्क्वायर, ना कि स्क्वायर का मोड, ठीक है। उससे क्या होगा? ये वाली टर्म हो जाएगी बी अपॉन ए का स्टार इंटू बी अपॉन ए। अपन जानते हैं ना मोड ऑफ साई का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं? साई स्टार इंटू साई से। तो उसी प्रकार मोड का होल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स राशि में, चूंकि b और a एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के पार्ट है, या ये पूरी जो श्रोडिंगर समीकरण है कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से बनी हुई है, या पार्ट है एक तरह से बोल सकते हैं। तो वो क्या है? इसके जो मोड का होल स्क्वायर आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में, वो क्या होगा? हमेशा कोई भी आपका फंक्शन है एफ एक्स, इसके मोड का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा होगा एफ स्टार एक्स इंटू एफ एक्स के बराबर। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका आर इक्वल टू है मॉड ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे आर की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। नहीं की है। कैसे नहीं की? अब बी अपॉन ए दोनों ही आपके लिए अननोन है, दोनों ही कोफिशिएंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। अब दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, देखिए समीकरण नंबर 3 और 4। तो पहले ए का वैल्यू कैलकुलेट कर ले और फिर बी का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और बी में ए का भाग दे दे तो आपका बी अपॉन ए आ जाएगा। एक्चुअली आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? बी अपॉन ए का स्टार इंटू बी अपॉन ए। ऐसे तो कैलकुलेट करोगे तो बी अपॉन ए के मॉड का होल स्क्वायर अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी, उसका स्टार कर दो, दोनों को गुना कर दो, आर का वैल्यू आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। तो एक नई टर्म आ गई आपकी, यहां पे लिख देता हूं आर इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार टी देख लेते हैं एक बार, फिर उसको एक साथ अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना, ठीक है। टी इक्वल टू जे ट्रांसमिशन। जे ट्रांसमिशन की वैल्यू कितनी है? कहाँ है? 0। जे ट्रांसमिशन की वैल्यू 0, और जे इंसिडेंट की एच कट के अपॉन एम ए के मोड का होल स्क्वायर, या एच कट के अपॉन एम ए के मोड का होल स्क्वायर। अब 0 है, 0 में किसी का भी भाग दीजिए, क्या मिलेगा आपको? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का मान 0 के बराबर। क्लियर है या नहीं है? अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है टी इक्वल टू 0 का, वो आपको मैं आगे बताऊंगा जब इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी आधी मेहनत तो बच गई
कि टी का मान क्या आ गया आपका 0 के बराबर। इसको मैं अब हटा देता हूँ। टी का वैल्यू कितना आ गया 0 के बराबर। तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लाना है, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर और घटाने पर। तो समीकरण 3 और 4 को पहले जोड़ा, समीकरण 3 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया, क्या मिल गया, बी वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ये प्लस में ये माइनस में क्या बच जाएगा आपका 2a इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ा तो ये d है और ये आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी है, क्या बच जाएगा 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। सही है नहीं है, ठीक है। ये समीकरण 5 हो गई। एक बार जोड़ दिया तो एक बार घटा दो, क्या कर दिया, समीकरण 3 4 या 3 में से 4 घटाने पर, तो 3 में से 4 घटाओ, क्या मिलेगा, इसमें से ये वाला घटाया तो अब a में से a घट के 0, ये प्लस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2b इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। समीकरण नंबर 6, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी डी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी डी कॉमन ले लिया। अब मेरे को अल्टीमेट वैल्यू किसकी चाहिए, बी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर रहा हूं मैं, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर। सही है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैथमेटिक्स है ये। समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर, दो भाग क्या बनेगा, इसमें इसका भाग दिया तो b अपॉन ए इक्वल टू, इसमें इसका भाग दिया तो, अच्छा इसको पहले और सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा, के एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा ये k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। सही है नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार ये समीकरण 6 है, ये वाला क्या बन जाएगा आपका, के एलसीएम ले लो, यानी कि k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, समीकरण नंबर 5। अब दीजिए समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग, तो क्या होगा, k से k कैंसल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कैसे लिखेंगे इसको, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइड में है, या ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाई k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। तो k से k कैंसल आउट हो जाएगा, d से d कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, यानी कि b अपॉन a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा के बराबर। देखिए यहाँ पे सही किया है या नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। अब बस क्या करना है, d से d कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, आपका बच जाएगा k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा। इस वाले टॉपिक को मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक और है e ग्रेटर देन v0 वाला केस और आएगा, तो दोनों को अगर आप समझ गए तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर उसमें भी 2 केस है और एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसमें एक ही केस है, तो उसको बिल्कुल आप आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत होगी और आप उसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे, और वो आपको कैलकुलेट करने भी होंगे। क्लियर। तो b अपॉन ए की वैल्यू आ गई आपकी k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा के बराबर। ठीक है, और r की वैल्यू अपन देख चुके हैं क्या है, r की वैल्यू मॉड ऑफ b अपॉन ए का होल स्क्वायर या b अपॉन ए का होल स्टार इंटू बी अपॉन ए। क्लियर। अब b अपॉन ए की वैल्यू आ गई आपकी k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, तो मेरे को बताइए b अपॉन ए का होल स्टार क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा,
प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में। इसका यदि मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना चाहूँ, बी अपॉन ए का होल स्टार लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा अल्फा में चेंज हो जाएगा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा अल्फा में चेंज हो जाएगा। तो ये बी अपॉन ए का वैल्यू आपके पास मिल गया, बी अपॉन ए का होल स्टार भी मिल गया। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है। तो बी अपॉन ए का होल स्टार आ गया आपका के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा, और बी अपॉन ए आ गया आपका के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। अब देखना ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, क्या बचेगा, नील बटे सन्नाटा यानी 1। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। टी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी, टी इक्वल टू 0। तो इन रिजल्ट्स का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये बताइए। तो अपन ने आर जो परावर्तन गुणांक है उसकी वैल्यू 1 आ गई, और जो पारगमन गुणांक है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब इसका मतलब देखते हैं कि आपका ये एक पोटेंशियल स्टेप है, इसकी विभव प्राचीर कितनी है, V0 के बराबर। तो पहले जो केस लिया था वो क्या लिया था, E लेस देन V0 वाला, यानी कण की जो ऊर्जा है वो विभव क्षेत्र V0 से कम है। तो आप सपोज करना आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपके सामने बहुत लंबी दीवार आ जाए, क्या करोगे, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या उसको आप पार कर पाओगे बिना तोड़े। बहुत लंबी दीवार है सपोज करना, बहुत बड़ी, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे जा रहे हो, ये आ गई आपके पास दीवार, क्या करोगे, अब इसको तो पार कर नहीं पाओगे। अनंत मोटाई की दीवार है सपोज करना, ये अनंत मोटाई की, कितना ही जाओगे, अनंत मोटाई की दीवार है, जाते तो क्या होगा, यहाँ पे आओगे, थोड़ी बहुत कोशिश करोगे कैसे चढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, फिर वापस में आप आ जाओगे, और ट्रांसमिशन कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। यानी रिफ्लेक्शन हो गया पूरा, जैसे कण गया वैसे ही ये क्या आ गया, वापस आ गया, इसके अंदर को वो पार नहीं कर पाया। एक्चुअली एक क्लासिकल रिजल्ट है, क्वांटम तरीके से अगर देखें तो देखिए साइड ट्रांसमिशन ये है आपका डी की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो अगर साई है रीजन सेकंड में, ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है, अगर रीजन सेकंड में साई है तो यानी उस कण का आयाम है, यानी उस कण के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रायिकता है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखूँ तो क्या है, R इक्वल टू 1 और T इक्वल टू 0। ये क्लासिकली रिजल्ट है, इसको टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरिएबल जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। तो अभी के लिए ये जान लीजिए कि क्या हो गया कि जैसे ही कण गया, कौन से वाले केस में, E लेस देन V0 वाले केस में, वो क्या आ जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा, उसका कुछ भी पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिटेड नहीं होगा। R इक्वल टू 1, T इक्वल टू 0। और अगर मैं वेव फॉर्म के रूप में इसको दिखाता हूं तो ये होगा आपका लगभग ऐसे। ये E लेस देन V0 वाला केस है, क्या हो जाएगा, पहले जाएगा पार्टिकल के साथ वेव पैकेट है, और क्या हो जाएगा, इसका मान लगातार घट रहा है, x का मान बढ़ाते जाइए, और x इक्वल टू इन्फिनिट पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिट यानी कि 0, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाते जाते और 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो अगर वेव फॉर्म का अगर ये आपको डायग्राम पूछे तो ऐसे बनेगा, R इक्वल टू 1 और T इक्वल टू 0 का मतलब पूछे तो आपको ये वाला बताना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपका E लेस देन V0 वाला केस यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट केस है आपका E ग्रेटर देन V0 वाला। अब पोटेंशियल स्टेप का लास्ट टॉपिक अपन देख लिए हैं, E लेस देन V0 वाला केस। अब है केस सेकंड। पहला वाला केस देख लिए, उसमें क्या था, E लेस देन V0 वाला। अब केस है आपका E ग्रेटर देन V0 वाला।
तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं क्या करना चाह रहे हैं अपन। दोबारा से वही श्रोडिंगर समीकरण अपन कैलकुलेट करेंगे रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालेंगे, आर और टी का वैल्यू निकालेंगे, बस यही कहानी है। क्लियर। अब की बार लेकिन थोड़ा केस डिफरेंट होगा क्योंकि ई ग्रेटर देन वी जीरो वाला है। मतलब क्या है, ये आपका एक एक्स इक्वल टू जीरो पे ये पोटेंशियल स्टेप है, बम्प है। अब की बार क्या है, ये कण है, उसकी ऊर्जा जो ई है ये क्या है वी जीरो है, उसकी कण की ऊर्जा क्या है वी जीरो से भी ज्यादा है, यानी वो कण वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रीजन फर्स्ट है दोबारा से, और ये आपका रीजन सेकंड है। ठीक है, तो पहले तो श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, सेम प्रोसेस रहेगी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, या डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, या डी टू साई ओवर डी एक्स टू प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ये अपन क्या कर चुके हैं लास्ट क्लास में देख चुके हैं इतना तो। ठीक है, अब ये आपका रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है। रीजन फर्स्ट में क्या है v इक्वल टू जीरो है, रीजन सेकंड में क्या है v इक्वल टू वी जीरो है। रीजन फर्स्ट में क्या है, साई का मान साई फर्स्ट है, और रीजन सेकंड में साई का मान साई सेकंड के बराबर है। ये आपका x इक्वल टू जीरो क्या कर रहा है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो फॉर रीजन फर्स्ट अगर मैं वेव फंक्शन का वैल्यू या श्रोडिंगर समीकरण का वैल्यू लिखता हूँ फॉर रीजन फर्स्ट, क्षेत्र फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी, ये वाली, साई का वैल्यू साई फर्स्ट, वी का वैल्यू जीरो, ये क्या बन जाएगी श्रोडिंगर समीकरण, डी टू साई फर्स्ट ओवर डी एक्स टू प्लस डी टू साई फर्स्ट ओवर डी एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई फर्स्ट इक्वल टू जीरो। है या नहीं, समझ में आया। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं मैं, k1, माना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर क्या है, कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने k1। किताब में आपके कुछ अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, अलग ले रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा समीकरण, डी टू साई फर्स्ट ओवर डी एक्स टू प्लस k1 स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू जीरो। और ये एक आपकी डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, साई फर्स्ट इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1x के बराबर। यह समीकरण एक मान लो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगी। अगर मैं फॉर रीजन सेकंड लिखना चाहूं, रीजन सेकंड के लिए याद रखना केस ई ग्रेटर देन वी जीरो वाला है, ना कि ई लेस देन वी जीरो वाला है। तो साई सेकंड में, रीजन सेकंड में क्या हो जाएगा, साई का मान साई सेकंड, लेकिन वी का मान कितना है, वी जीरो के बराबर। क्लियर। तो श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, ई का मान है ये, वी का मान वी जीरो हो जाएगा, साई का मान साई सेकंड हो जाएगा। अब की बार क्या है, वी माइनस ई नहीं होगा क्योंकि क्या है, ई का मान वी जीरो से ज्यादा है इस बार। तो ये वाली जो श्रोडिंगर समीकरण है क्या बन जाएगी, सेम डी टू साई सेकेंड ओवर डी एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी जीरो साई सेकेंड इक्वल टू जीरो। समझ में आया। अब इसको मैंने लिख दिया, माना
2m श्रोडिंगर समीकरण है, ऐसे ही सॉल्व होगी, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने लिख दिया k2 स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो आपकी जो श्रोडिंगर समीकरण है अब क्या बन जाएगी, d2 साई सेकेंड ओवर dx2 प्लस k2 स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आई होप नहीं होगी, एक बार देख लीजिए चाहे तो। अब सेम इसका क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, साई सेकेंड इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा k1x प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा k2x, सॉरी यहाँ पे भी k2x। दिक्कत है? नहीं है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। तो जो अगला वाला स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपने पहला वाला स्टेप, पहले वाला डेरिवेशन अच्छे से देखा है तो ये वाला जो स्टेप मैं अभी बताने वाला हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं पे नहीं है। अब E ग्रेटर देन V0 वाला केस है, तो मेरे को बताइए कोई कण आ रहा है, ये देखिए ये आपकी दीवार है, ये वाली V इक्वल टू V0 वाली। पहले क्या था, ऐसे था, अब क्या है, ऐसे आ रहा है, इससे ऊपर। तो कोई कण आ रहा है तो उसका वैल्यू एक बार इस दीवार को पार कर गया, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि उसकी क्या है, इससे ज़्यादा है उसके पास ऊर्जा। तो ऐसे आ रहा है, प्लेन मान लो, प्लेन आ रहा है, ऊपर से गुजर गया, कोई दिक्कत, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आया, ये दीवार है, दीवार को पार किया और पार करने के बाद क्या होगा, उसका वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, हाँ या ना। x का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है यानी साई का मान लगातार बढ़ेगा। अब तो कोई रोकने टोकने के लिए है ही नहीं है उसके पास कुछ भी। यहाँ पे तो दीवार थी, यहाँ पे अब क्या, एक बार ऊपर से गया तो ऊपर से गया, तो कुछ भी नहीं है उसको रोकने टोकने के लिए, तो क्या होगा, उसका मान लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे साई सेकेंड, रीजन सेकंड में ऐसा कौन सा वेव फंक्शन है जिसका वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें x का मान बढ़ाऊंगा तो ये e की पावर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, यानी इसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं e की पावर x का मान इनफाइनाइट रखता हूँ, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, जो कि क्या जाएगा, 0। और पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि एक बार इसको पार कर गया तो वो वैल्यू है नहीं है। और ऑब्वियसली ऊपर से ये भी देखिए ना, यहाँ से आएगा तो उसका वैल्यू घटेगा कैसे, वापस थोड़ी आएगा वो, एक बार ऊपर से निकल गया यानी ऊपर से निकल गया, बात खत्म। ठीक है, एक बार निकलने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से निकल गया, निकल गया तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको 0 के बराबर, या बोल सकते हैं d इक्वल टू क्या जाएगा उसमें 0। या आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, एट x इक्वल टू इनफाइनाइट साई विल बी 0। ठीक है, तो या तो आप ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। तो ये वाला पार्ट ही 0 हो रहा है, तो d का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, और साई सेकंड क्या बच जाएगा, खाली साई सेकंड बच जाएगा आपका c e की पावर आयोटा k2x के बराबर, या इसको बोल लो समीकरण नंबर 2 के बराबर। क्लियर है? तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी और समीकरण नंबर 2। समझ में आया समीकरण 2 कैसे लिखी है? क्योंकि अपन जानते हैं एक बार जब निकल गया तो उसका वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा, घटने वाली टर्म है नहीं, यानी कि अपन ने ये वाला पार्ट क्या कर दिया, 0 के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 आपके पास मिल चुकी है, ये वाला आप देख चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद कीजिए, जो भी करना है जैसे भी करना है। k1 k2 की वैल्यू ध्यान रखना, इस बार काम आएंगी वो। तो एक तो आपके पास समीकरण बन गई a e की पावर आयोटा k1x या साई फर्स्ट इक्वल टू a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x, और जो कि क्या है समीकरण नंबर 1, और साई सेकंड क्या है, c e की पावर आयोटा k2x समीकरण नंबर 2। तो वही वैल्यू आ रही है, लगातार आ रही है। ठीक है, x का मान बढ़ेगा तो रीजन फर्स्ट में
अगर मैं साई फर्स्ट में देखना चाहूँ साई इंसिडेंट कौन सा है और साई रिफ्लेक्टेड कौन सा है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते अगर पहले के अनुसार अगर देखे जाए तो। एक्स का कौन सा वैल्यू बढ़ रहा है इसमें, ये वाला, और कौन सा घट रहा है, ये वाला। तो साई इंसिडेंट कौन सा होगा, ये वाला, और रिफ्लेक्टेड वाला ये वाला। और एक बार जब पार कर गया तो साई सेकंड वाला क्या बन जाएगा, ये वाला एक ही वेव फंक्शन है, यानी कि साई ट्रांसमिशन वाला इसमें पार्ट आ जाएगा। साई रिफ्लेक्टेड वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, अब तो पार कर गया तो वापस क्यों ही आएगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो नहीं होगा। तो साई इंसिडेंट ये है, साई रिफ्लेक्टेड ये है, साई ट्रांसमिशन ये है। सेम प्रोसेस करनी है, क्या करना है, साई की बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी इक्वेशन से या कंडीशन से परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है, साई फर्स्ट इक्वल टू क्या बन जाएगा, साई सेकेंड, और डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास साई फर्स्ट है, साई सेकेंड है, आप जानते हो कैसे प्रोसेस करना है। पहले साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड रखिए, एक्स का वैल्यू 0 रखिए। इसी प्रकार फिर इसका अवकलन करिए और फिर x का वैल्यू 0 रखिए। क्या आ जाएगा आपके पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी, बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी इक्वेशन साई की। और ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल स्टेप है E ग्रेटर देन V0 वाला, और इससे आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अगर खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन रखिए, R और T के वैल्यू निकालिए, B/A C/A कुछ टर्म्स में आएंगे और वो आप कैलकुलेट करना जान गए। ठीक है, समीकरण 3 और 4 आएंगे, उनको जोड़ना, घटाना, तोड़ना जैसे भी, और वो आगे आप कर सकते हो। वैसे अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।